हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितनी भी लाइफ हम देखते हैं उसकी जो ओरिजिन है वो एक सिंगल सेल से होती। अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में से कुछ ऑर्गेनिजम्स केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। उन्हें हम यूनिसेलुलर या एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बुलाते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका शरीर केवल एक सेल से, एक सिंगल कोशिका से, या फिर उनके शरीर को किसी भी कोशिका में, एक से अधिक कोशिका में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर, या इसके लिए जो सबसे सही टर्म है वो है एसेलुलर। यानी इनके शरीर को, बॉडी को हम सेल्स में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि पूरी बॉडी ही एक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके उदाहरण है अमीबा है, क्लेमाइडीमोनास, एसिटाबुलेरिया, बैक्टीरिया और ईस्ट। इसके अलावा जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि कई सेल्स से मिलकर बनते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए एक हायर एनिमल या प्लांट की बात करें तो उनमें बिलियंस ऑफ सेल्स तक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक न्यूली बॉर्न ह्यूमन इन्फेंट में 2 × 10⁻12 इतनी संख्या में सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एक ड्रॉप ऑफ ब्लड की बात करें तो उसमें भी सेवरल मिलियन सेल्स होंगे। लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स होने का मतलब ये नहीं है कि उनमें सेल्स का जो साइज़ है वो भी लार्ज हो, केवल उनमें जो संख्या है कोशिकाओं की वो अधिक होती है लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स में। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, सेल्स उनकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी सेल से ही मिलकर उनकी बॉडी का निर्माण होता है। हालांकि एक सेल जो है अलग अलग तरीके से स्पेशलाइज होके बहुत सारे सेल्स बना सकता है और उनके फंक्शंस जो हैं कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ इरिथ्रोसाइट्स हैं, कुछ ल्यूकोसाइट्स हैं, कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, यानी कितनी अलग अलग कैटेगरीज हैं सेल्स की। तो ये एक सेल के डिफ्रेंशिएशन होने के बाद उससे जो नए स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं उनके अलग अलग नाम हैं। सेल्स ग्रुप होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ फिर ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। एक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उन सबका जो ओरिजिन है वो कॉमन होता है और वो एक सिमिलर और स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स में 4 फंडामेंटल टिश्यूज़ पाए जाते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ऑर्गन जो है टिश्यूज़ की ग्रुपिंग है जहाँ अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ एक ऑर्गन बनाते हैं जिसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग प्रकार के फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल के लिए स्टमक, जो कि मेनली जो उसका फंक्शन है वो है फूड का डाइजेशन करना। उसमें अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, मस्कुलर और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी पाए जा रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम एक इंटीग्रेटेड ग्रुप होता है ऑर्गन्स का, एक से अधिक ऑर्गन्स का, जो कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करता है। उदाहरण के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कई तरह के ऑर्गन्स मिलते हैं, चाहे वो ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है या पेनक्रियास। और उसके स्पेसिफिक फंक्शंस क्या क्या हैं? डाइजेशन करना फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करना, और जो अनडाइजेस्टेड मैटर है उसे बॉडी से एलिमिनेट करना। तो ऑर्गन सिस्टम हाईएस्ट कंपोनेंट है आपकी बॉडी का। कई तरह के ऑर्गन सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी में पाए जा सकते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर एक बॉडी में ही अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम पाए जाने से क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो पूरा काम है पूरी बॉडी का, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग सिस्टम्स को दे दिया गया है। तो एक डिवीज़न ऑफ लेबर हमें देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में। साथ ही वो फंक्शनल यूनिट भी हैं लाइफ का, यानी एक बेसिक यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माने जाते हैं लाइफ का। लाइफ जो है आप जब देखते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक पास होती है वो सेल्स की फॉर्म में ही जा रही है। हमेशा ही एक जो नया सेल आपको देखने को मिलता है वो पहले से कोई एग्जिस्टिंग सेल की डिवीज़न से ही फॉर्म होता है। इसके अलावा कुछ सेल्स
टोटीपोटेंट भी होते हैं शुरुआत में, यानी कि एक सिंगल सेल जो है पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेसिटी रखता है। जैसे कि जाइगोट से पूरा का पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो बन रही है, क्यों जाइगोट जो है आपका स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न से बना हुआ एक सिंगल सेल ही है। तो हर सेल जो है इंटरनली उसमें इंटर्न कई तरह के यूनिट्स ऑर्गेनल्स मिलते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेशन का काम करता है सेल के लिए, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। तो हो क्या रहा है कि सेल जो है आपकी लाइफ का भी बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट भी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें सेल की, तो सबसे पहले सेल को जो डिस्कवर किया था या जो देखने का वो क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने जो है 1665 में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में एक जगह पर उन्होंने कॉर्क सेल्स के ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट किया। उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है, जब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया पीस ऑफ कॉर्क को, तो उसमें कई सारे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे। उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेलुली, और इनको आज हम सेल्स बुलाते हैं। लैटिन में सेला का मतलब होता है हॉलो स्पेसेस या कंपार्टमेंट्स। तो सेल्स जो हुक ने ऑब्जर्व किए थे वो एक्चुअली क्योंकि प्लांट सेल्स थे, तो वो ऐसे सेल्स थे जिनको सेल वॉल्स ने एनक्लोज किया हुआ था, यानी जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, और उनका जो प्रोटोप्लास्ट है डेड हो चुका था क्योंकि वो कॉर्क से लिए गए थे। तो सेल ये जो टर्म है एक्चुअली इसका जो लैटिन में मीनिंग निकल के आ रहा है वो है हॉलो स्पेस या हॉलो कंपार्टमेंट से। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है कि सेल अंदर से हॉलो कभी नहीं होते। लिविंग सेल में हमेशा ही ऑर्गेनल्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो टर्म है एक्चुअली एक मिसनोमर है। सेल्स को हुक से पहले भी देखा गया है मेलपिगी के द्वारा, उन्होंने उसे नाम दिया था सेक्यूल्स और आर्टिकल्स। लिवेनहॉक ने बाद में ऑब्जर्व किए 1673 में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ और आरबीसीस। ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 में न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ ऑर्किड रूट। इसके अलावा जो डुजार्डिन हैं 1835 में उन्होंने जो सेल्स के अंदर जो लिविंग और फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है उसे नाम दिया था सारकोड। इसके अलावा शेल्डन ने जो है प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और उसका सिमिलर स्ट्रक्चर डिराइव किया कि हर प्लांट सेल है उसमें एक सेल वॉल पाई जाती है, मध्य में एक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस होता है और एक न्यूक्लियस होता है। जबकि श्वान ने डिस्कवर किया था एनिमल सेल्स में कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह पर्किंजे ने 1839 में और वॉन मोहल ने 1838-1846 में सारकोड को नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था श्वान ने 1838 में, लेकिन इसका जो नाम है सेल मेम्ब्रेन वो नेजेली और क्रीमर ने 1855 में प्रोवाइड किया था। सेल थ्योरी की अगर हम आगे बात करते हैं तो सेल थ्योरी जो है शेल्डन और श्वान जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल्स पर एलेबोरेट रिसर्च की, उन्होंने प्रोवाइड की थी। और सेल थ्योरी जो इन्होंने 1839 में दी थी, जो बेसिकली ये स्टेट करती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है, यानी सेल्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, और सेल्स के प्रोडक्ट्स भी उसमें इंक्लूडेड है। और सेल्स जो है इस तरह से स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसका बेसिक यूनिट बनाते हैं। तो बेसिकली सेल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, साथ में बिल्डिंग ब्लॉक भी है। इनमें से जो शेल्डन है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और श्वान जो है एक जर्मन जूलॉजिस्ट। तो श्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ हैं वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स की बनी होती हैं। इसके अलावा रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ये ऑब्ज़र्व किया कि हमेशा ही जो नए सेल्स हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीज़न के द्वारा बनते हैं। इसे जो है थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज या कॉमन एंसेस्ट्री बुलाया जाता है, या फिर इसे हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसके अलावा लुइस पैशन 1862 में फाइनली प्रूव किया था कि लाइफ जो है हमेशा ही लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है। अगर हम सेल थ्योरी के फंडामेंटल ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इसके 5 फंडामेंटल ऑब्जर्वेशंस है। पहला ये कि ऑर्गेनिजम्स जो है सेल्स और उनके प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। हर सेल में एक स्मॉल मास पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म का, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है
जिसके बाहर सेल वॉल जो है वो या तो प्रेजेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। न्यू सेल्स हमेशा ही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं और सभी सेल्स जो है बेसिकली अपनी केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब एक्चुअली उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शंस का रिजल्ट होती हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं सेल थ्योरी की। इसमें एक ऑब्जेक्शन होता है वायरसेस का, क्योंकि वायरसेस में सेलुलर मशीनरी जैसी जो है वो देखने को नहीं मिलता। वो उनको एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग या नॉन लिविंग की बिल्कुल बॉर्डर स्टेट पे होते हैं, तो उनमें जो है जनरली सेल्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। उनमें केवल एक जो है डीएनए या आरएनए जेनेटिक कंपोनेंट होता है, एक प्रोटीन कैप्सिड होता है जो उसको सराउंड करता है। तो ये इसके लिए एक एक्सेप्शन है। आगे हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर की। तो डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर सेल्स को दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है जनरली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें ये जो प्रोकैरियोटिक टर्म है वो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। प्रो का मतलब है यहाँ बिफोर से, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस से। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं मिलता, बल्कि जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए या आरएनए भी कभी कभी वो क्या है एक सुपर कॉइल्ड स्टेट में बिल्कुल साइटोप्लाज्म में लाई कर रहा है। उस ना तो उसको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सराउंड कर रखा है या फिर कोई न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो उस जो जेनेटिक कंपोनेंट है उसे हम प्रोक्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड बुलाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण हैं बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, स्पाइरोकीट्स, रिकेट्सी और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उनकी एवरेज साइज़ जो है 2.0 से 2.6 माइक्रोमीटर लॉन्ग और 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर ये वाइड होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल्स जो अब तक देखे गए हैं वो 100 से 200 nm तक की साइज़ के भी हो सकते हैं। और लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल्स जो कि स्पाइरोकीट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी को बिलोंग करते हैं उनकी साइज़ जो है 500 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। कुछ बैक्टीरियल सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के समान लार्ज भी हो सकते हैं, यानी वो 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक के भी हो सकते हैं। इन सेल्स की शेप्स जो है वो डिफ़र करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो उनमें 6 प्रकार की शेप्स देखने को मिलती हैं। एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं उनमें माइसीलियर फॉर्म देखने को मिलती है। जो 6 शेप्स आपको बैक्टीरियल सेल्स की देखने को मिलेंगी उनमें से एक होती है कोकस, जो कि स्पेरिकल या ओवॉइड होते हैं आउटलाइन में। इनमें ग्रुपिंग्स देखने को मिलती हैं, यानी ये साथ में भी मिल सकते हैं या अकेले भी मिल सकते हैं। अगर अकेले मिल रहे हैं तो उनको माइक्रोकोकस, और अगर 2 साथ में मिल रहे हैं तो डिप्लोकोकस कहलाते हैं। 4 अगर मिल रहे हैं तो टेट्राकोकस। चेन्स में अगर ये पाए जा रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस, और इर्रेगुलर अंगूरों के समान क्लस्टर्स बना रहे हैं तो उन्हें स्टेफाइलोकोकस बुलाया जाता है। अगर इनकी शेप 3 डायमेंशनल है तो सार्सिना बुलाया जाता है इन्हें। बेसिलस शेप जो होती है वो उसमें बैक्टीरिया का जो सेल है बैक्टीरियम सेल वो स्ट्रेट और सिलिंड्रिकल होता है किसी रॉड की तरह। उसमें भी डिप्लोबैसिलस, पेलिसेड बैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस कॉमन ग्रुपिंग्स हैं। स्पाइरलम में जो बैक्टीरियम सेल है वो कॉइल्ड हो जाता है कॉर्क स्क्रू के समान। एग्रीगेशन नहीं देखने को मिलता। विब्रियो में कॉमा या कर्व रॉड लाइक शेप होती है, एग्जाम्पल के लिए विब्रियो कॉलेरी। स्टॉक में बैक्टीरियम सेल में एक स्टॉक प्रेजेंट होती है, और बडिंग में जो बैक्टीरियम सेल है बैक्टीरियल सेल है वो स्वेलन होता है कई जगह से। इसके अलावा एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ फ्लैजला के आधार पर भी बैक्टीरिया को हम अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। जैसे एट्राइकस में फ्लैजला एब्सेंट होता है, मोनोट्राइकस में एक सिंगल फ्लैजलम मिलता है, एम्फीट्राइकस में जो फ्लैजलम है वो दोनों सिरों पर पाया जाता है सेल के। सिफेलोट्राइकस में एक सिरे पर जो है एक ग्रुप या टफ्ट मिलता है फ्लैजला का। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो ग्रुपिंग होती है वो बैक्टीरिया की जो रिएक्शन है ग्राम स्टेन के प्रति उस पर बेस होती है। तो जो बैक्टीरिया ब्लू या पर्पल कलर को रिटेन करते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो इस प्रोसेस में अल्टीमेटली स्टेन को रिटेन नहीं करते और कलरलेस रह जाते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बुलाया जाता है। अगर हम एक प्रोकैरियोटिक या एक जनरली बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल एनवेलप की है। उसमें भी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों कंपोनेंट होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, जो कि
नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई एक लेयर है जिसे म्यूसिलेज शीट भी बुलाया जाता है। या तो ये लूज़ होती है तो इसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, अगर ये थिक या टफ है तो इसे कैप्सूल बुलाते हैं। इसके कारण से सेल को एक स्टिकी कैरेक्टर मिलता है। सेल वॉल की बात करें तो जो सेल वॉल होती है बैक्टीरियल सेल में, वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल को एक शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिलता है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस, उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस बुलाया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये सेल वॉल बहुत ही थिक, वेवी और 2 लेयर्स की बनी होती है। आउटर लेयर को आउटर मेम्ब्रेन बुलाते हैं, जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हो सकती है। साथ में इसमें पोरेंस भी पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर की बनी होती है। ये जो सिंगल लेयर है, और ग्राम नेगेटिव में जो इनर वॉल लेयर है, वो दोनों पेप्टिडोग्लाइकेंस, प्रोटीन्स, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और अमीनो एसिड्स की मिलकर बनी होती है। तो जनरली सेल वॉल जो है वो ग्राम पॉजिटिव में केवल सिंगल लेयर्ड है, ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्ड है। उसमें भी जो ग्राम नेगेटिव की अंदर वाली लेयर है और जो ग्राम पॉजिटिव की सिंगल लेयर है, वो जो है पेप्टिडोग्लाइकेन उसका मेन कंपोनेंट है, जिसे म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी बुलाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है रिपीटिंग यूनिट्स का बना होता है, जिसमें एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड जो है इसमें बार बार रिपीट होता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से भीतर अंदर की तरफ पाई जाती है सेल में। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म को एक तरह से कवर कर रही है, इनरमोस्ट कंपोनेंट बना रही है सेल एनवेलप का। बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स जो इसमें वेरियस टाइप के एम्बेडेड रहते हैं, जैसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर जो टिपिकल एनिमल स्टीरोल्स जो कि एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, वो एब्सेंट होते हैं। इंस्टेड होपेनॉइड्स जो है इनमें कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा सेलेक्टिवली परमीबल होती है, यानी कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती है, कुछ को रोक देती है। इसमें रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। साथ में ये बैक्टीरियल सेल के केस में रेस्पिरेशन और लिपिड्स के सिंथेसिस में, सेल वॉल के कंपोनेंट यानी पेप्टिडोग्लाइकेन के सिंथेसिस में भी जो है एक एक्टिव रोल प्ले करती है। साथ में कुछ राइबोसोम्स भी इस सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ एक्सटेंशंस भी देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया सेल में, जिन्हें मीजोसोम्स बुलाया जाता है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये जो है साइटोप्लाज्म जो है एक्सक्लूडिंग द ऑर्गेनल्स, तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म कहला रहा है। और इसमें जो है सेल ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो जो है वो एब्सेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को नहीं मिलती, सब वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, बल्कि यहाँ पर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इनमें राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। राइबोसोम्स यहाँ पर बैक्टीरिया में 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और फ्री। फिक्स्ड राइबोसोम्स अटैच रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फ्री राइबोसोम फ्रीली जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स है वो देखने को मिलते हैं। एस से यहाँ पर मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या सेडबर्ग नंबर। जो 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं उनमें 2 सब यूनिट्स पाए जाते हैं, लार्जर सब यूनिट 50S और स्मॉलर सब यूनिट 30S कहलाता है। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जनरली जो बैक्टीरिया सेल है उसमें राइबोसोम्स हेलिकली जो है एक ग्रुप बना लेते हैं, हेलिकली अरेंज्ड होते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स बुलाया जाता है, जिसमें 4 से 8 राइबोसोम एक ही सिंगल मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड से अटैच हो जाते हैं और कई सारी कॉपीज़ बनाते हैं एक ही प्रोटीन की। इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में, जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं मेम्ब्रेन लाइंड सेक्स या थैलेकॉइड्स की तरह होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डेवलप होते हैं। इनकी मेम्ब्रेन्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में, और पर्पल बैक्टीरिया में भी कुछ पिगमेंट्स जो हैं पाए जाते हैं। पर्पल बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन और कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो हैं क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड्स। न्यूक्लियोइड की बात करें, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट्स का जो कि फ्रीली लाई कर रहा है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, उसमें एक सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड जनरली बैक्टीरिया में पाई जाती है डीएनए की,
जो कि सुपर कॉइल्ड रहती है आरएनए और पॉलीमीन्स की हेल्प से। यहाँ हिस्टोन्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए उसे हम नेकेड मानते हैं क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ वो एसोसिएटेड नहीं है। साथ में एक न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसको सराउंड नहीं कर रही, यानी न्यूक्लियस जैसा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ एब्सेंट है। प्लाज्मिड्स की बात करते हैं। कुछ एडिशनल रिंग्स पाई जाती हैं डीएनए की बैक्टीरियल सेल में, जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करती हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के, और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर हो या रेजिस्टेंस फैक्टर हो, कोलिकोजेनिक फैक्टर्स हो, जिनको हम प्लाज्मिड्स बुलाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म में कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स या इंक्लूजन बॉडीज़ पाई जाती हैं, जिनमें कुछ ग्रेन्यूल्स होती हैं, जैसे कि वॉलेटिन के या फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स, सल्फर के ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स या कार्बोक्सीजोम्स। फ्लैजला की बात करें तो बैक्टीरिया में लोकोमोशन के लिए फ्लैजला पाए जाते हैं, जो कि जो है 3 पार्ट्स के बने होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो यहाँ पर जो यूकैरियोट्स में फ्लैजला का स्ट्रक्चर होता है 9+2 या 11 स्टैंडर्ड, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। केवल 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी सेल एनवेलप में इंसर्टेड रहती है और इसमें जनरली 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स मिलती हैं ग्राम नेगेटिव के केस में, और सिंगल पेयर ऑफ रिंग मिलती है ग्राम पॉजिटिव के केस में। हुक एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है जो कि फिलामेंट को और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। जो फिलामेंट है वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन फ्लैजलिन का बना होता है। बैक्टीरिया में जो फ्लैजला है वो जनरली रोटेशन टाइप मूवमेंट परफॉर्म करता है। पिलाई और फिमरी भी बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, और बैक्टीरिया अपेंडेजेस के 2 और प्रकार हैं जो कि लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं है एक्चुअली। पिलाई जो है लॉन्गर, फ्यूयर और थिकर होते हैं, और ये जो है फर्टिलिटी फैक्टर की रेस्पॉन्स में केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं और प्रोटीन पाइलिन के बने होते हैं। इसके अलावा फिमरी जो है वो लार्ज नंबर में देखने को मिलते हैं। पिलाई जबकि कम होते नंबर में, इनका नंबर होता है 1 से 4 पर सेल, जबकि फिमरी का नंबर होता है 300 से 400 पर सेल। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। शॉर्टर होते हैं ये, और इनका रोल होता है एडेशन में। तो ये बैक्टीरिया को अलग अलग सरफेसेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि बैक्टीरिया की जो आपस में म्यूचुअल क्लिंगिंग है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। और इनकी जो फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियोइड जीन द्वारा कंट्रोल होती है, जबकि पिलाई की फॉर्मेशन F+ या फर्टिलिटी फैक्टर द्वारा कंट्रोल होती है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में जो है एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, कई सारे मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। मोनेरा किंगडम को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं दूसरे किंगडम्स के, उनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। प्लांट्स, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट के केस में हमें सेल वॉल भी देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ये जो सेल वॉल है प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में और कुछ प्रोटिस्ट में एब्सेंट होती है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का वो जनरली सिमिलर ही होता है। तो एक यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें जो है एक प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है, उसको सराउंड कर रही है एक सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट्स और के केस में उसके बाहर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग होती है, और ये जनरली जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव और ग्रोथ की कैपेबल होती है। इसका फंक्शन होता है प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करना, सेल को प्रोटेक्ट करना पैथोजन से, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंटरएक्ट करना। जिसकी केमिकल कंपोजिशन होती है जनरली ये वाटर, हेमीसेलुलोज, पेक्टिक सब्सटेंसेस, लिपिड्स और प्रोटीन से बनकर इसका मैट्रिक्स बनता है। इसमें माइक्रोफिब्रिल्स पाए जाते हैं सेलुलोज के, फंजाई के केस में फंगस सेलुलोज के। कुछ और इंग्रेडिएंट्स इनमें देखने को मिलते हैं, जैसे लिग्निन हो, क्यूटिन हो, सुबेरिन हो, सिलिका हो, मिनरल्स हो, वैक्सेस हो, टेनिन्स हो, रेजिन्स हो या गम। तो प्लांट सेल्स में जो जनरली सेल वॉल पाई जाती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। इसके अलावा जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ब्रिजेस भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस जो हैं वो प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं प्लांट्स में, और वो एक प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूम फॉर्म करते हैं, इसे सिम्प्लास्ट बुलाया जाता है। प्लाज्मोडेस्मा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा जो है लाइन रहते हैं, और एक ट्यूबुलर जो एक्सटेंशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उसे इनक्लोज करते हैं, इसे प्लेस्मोट्यूब्यूल
बुलाया जाता है। इसके अलावा पिट्स पाए जाते हैं सेकेंडरी वॉल में प्लांट सेल्स के, जो कि डिप्रेशंस की तरह दिखाई देते हैं। एक पिट में एक कैविटी या पिट चैम्बर और एक पिट मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है। प्लांट्स में जो पिट्स पाए जाते हैं वो सिंपल और बॉर्डर दो प्रकार के। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की। कई सारे एनिमल सेल्स में और प्रोटिस्ट में एक ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर जो है देखने को मिलती है, जो कि ओलिगोसेक्राइड्स की बनी होती है। और ये एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं जो कि बाहर की ओर होते हैं, वो एक सेल कोट या ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो बना रहे हैं। तो ये जो सेल कोट है वो भी सेल वॉल की तरह प्रोटेक्टिव होता है, शेप प्रोवाइड करता है, साथ में ये यूज़फुल होता है रिकॉग्निशन के लिए, WBCs को हेल्प करता है इसमें, और साथ में सेल एग्रीगेशन या टिश्यू फॉर्मेशन में, और ब्लड ग्रुपिंग जो है इसमें जो स्पेसिफिक एंटीजन्स इस वाले सेल कोट में पाए जाते हैं उनके द्वारा ब्लड ग्रुपिंग भी पॉसिबल हो पाती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक सेल में, वो ये जो टर्म है वो नेजली और क्रेमर ने यूज़ की थी, और प्लॉय ने इसे प्लाज्मा लेमा बुलाया था। इसकी डिस्कवरी एनिमल सेल्स में श्वान ने की। और जो आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या जनरली जो एक्सटर्नली या इंटरनली जितनी भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो ऑर्गेनल्स को सराउंड कर रही हैं, पूरे सेल को सराउंड कर रही हैं, उन्हें हम सेल मेम्ब्रेन्स या बायो मेम्ब्रेन्स बुला सकते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है समान है। ये क्वासी फ्लूइड होती हैं, इलास्टिक होती हैं, फिल्म लाइक थिन पार्टीशंस फॉर्म करती हैं। इनकी एवरेज थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम। बायो मेम्ब्रेन्स या सेल मेम्ब्रेन्स सेलेक्टिवली परमेबल होती हैं, क्योंकि ये ऐसे सॉलिड्स को परमिट करती हैं जो कि जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं या वाटर है, लेकिन बाकी के जो सॉलिड्स हैं जो साइज़ में बिगर होते हैं उनको ये परमिट नहीं करती। डायनेमिक होते हैं ये नेचर में। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन ट्राई लेमिनर या ट्राईपार्टाइट होती है, यानी 3 हिस्सों की, 3 लेयर्स की बनी होती है। बीच में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर देखने को मिलती है, और दोनों तरफ एक इलेक्ट्रॉन डेंस या डार्क लेयर देखने को मिलती है। कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर, मेनली इन 4 कंपोनेंट्स की मिलकर बनी होती है। जो लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्पिंगोलिपिड्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा रहे हैं वो हैं ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड ओलिगोसेक्राइड्स। प्रोटीन्स फाइब्रस, ग्लोबुलर, स्ट्रक्चरल, कैरियर, रिसेप्टर या एंजाइमेटिक प्रकार के होते हैं। इसके अलावा 30 से ज़्यादा प्रकार के एंजाइम्स भी सेल मेम्ब्रेन्स में देखने को मिलते हैं, जैसे फॉस्फेटेजेस, एटीपेजेस, एस्टरेजेस, न्यूक्लियेजेस एक्सेट्रा। लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एम्पीपैथिक प्रकार के होते हैं, यानी उनमें एक पोलर और एक नॉन पोलर एंड होता है। तो हाइड्रोफोबिक जो टेल्स हैं इन लिपिड मॉलिक्यूल्स की, वो सेंटर की तरफ अरेंज रहती हैं, जिससे एक लिपिड बाइलेयर फॉर्म होती है। और यहाँ पे जो सबसे कॉमन लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है। इसके अलावा स्टेरॉल्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी, जिनमें पोलर और नॉन पोलर साइड चेंज दोनों ही पाई जा रही हैं, वो भी जो है इसका पार्ट बनाते हैं। इनका भी नॉन पोलर जो एंड है प्रोटीन्स का, या नॉन पोलर जो चेन्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती हैं, और जो लिपिड्स का हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसके साथ कनेक्शंस फॉर्म करती है। कई तरह के मॉडल्स इसके एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए हैं, जैसे लेमुलर मॉडल, सैंडविच मॉडल जो है, जिसके हिसाब से एक मॉडल है इसमें डेनिली और डेविसन का, जो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में 4 प्रकार की लेयर्स होती हैं, 2 फॉस्फोलिपिड की, 2 प्रोटीन्स की। फॉस्फोलिपिड एक डबल लेयर बना रहे हैं, यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ एक लेयर पाई जा रही है ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। एज सच ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो है सैंडविच्ड हो गए प्रोटीन लेयर्स के बीच में। रॉबर्टसन मॉडल जो है इसी का मॉडिफिकेशन जो प्रपोज करता है कि लिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ एक्सटेंडेड प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ना कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसके अलावा जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है लिपिड और जो प्रोटीन्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, बल्कि मोज़ेक फॉर्म करते हैं। यानी कि जो मेम्ब्रेन एक तो सॉलिड नहीं होती, क्वासी फ्लूइड होती है। इसमें क्या है कि जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं वो इस बाइलेयर के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं वो एक बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो
या तो इंट्रिंसिक प्रकार के होते हैं यानी कि अंदर की तरफ एम्बेडेड, या फिर एक्सट्रिंसिक प्रकार के होते हैं यानी केवल ऊपर से अटैच रहते हैं लिपिड बाइलेयर से। इंटीग्रल प्रोटीन्स की संख्या ज़्यादा है और उनको मेम्ब्रेन से आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं दोनों सरफेसेस पे मेम्ब्रेन के, और उनको आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स पूरी लिपिड बाइलेयर के थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं, वो टनल्स प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहलाते हैं, और ये वाटर या दूसरे वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस के पैसेज के लिए एज अ चैनल फंक्शन करते हैं। इसके अलावा जो है ये जो प्रोटीन्स हैं वो कैरियर्स की तरह भी फंक्शन करते हैं, परमेजेस की तरह भी फंक्शन करते हैं और एंजाइम्स की तरह भी फंक्शन करते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर्स भी ये फॉर्म करते हैं, यानी हार्मोन्स के लिए, रिकॉग्निशन सेंटर्स या एंटीजन्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी इस बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स या तो लिपिड से अटैच रहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से अटैच रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। यही ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोड को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ये कहता है कि प्रोटीन्स आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड में प्रेजेंट है, यानी एक लिपिड्स जो हैं वो मेन बाइलेयर बना रहे हैं, और उसमें जो ये प्रोटीन आइसबर्ग्स की फॉर्म में एक तरह से समंदर में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें ये या तो पूरी तरह से डूबे हो सकते हैं या फिर केवल सुपरफिशियली यानी केवल सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेन जो ऑर्गेनल्स हैं जो यहाँ पर सेल में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोसोल में। उसमें आता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउसेस कहलाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। उनको सबसे पहले कॉलिकर ने ऑब्जर्व किया था और बेंडा ने इनको ये नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, एनारोबिक यूकैरियोट्स में और आरबीसीज में मेमल्स की, जहाँ पर ये सेकेंडरली लॉस्ट हो जाते हैं। इनका नंबर डिपेंड करता है सेलुलर एक्टिविटी पे। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें एक माइटोकॉन्ड्रियन में 2 मेम्ब्रेन्स और 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, आउटर और इनर। 2 मेम्ब्रेन्स जो मिलकर इसका एनवलप बना रही है, जो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें एक डबल फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन पाया जाता है अधिक मात्रा में, और ये इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड होकर इन्वॉल्यूशंस फॉर्म करती है जिन्हें हम क्रिस्टी बुलाते हैं। ये इसका फिजियोलॉजिकली एक्टिव एरिया है, जहाँ पर जो क्रिस्टी है वो एक तरह से साइट है रेस्पिरेशन की या एटीपी फॉर्मेशन की, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स बुलाया जाता है। इसके बाद बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ओन डीएनए होता है जो कि रेप्लिकेट कर सकता है। इसी तरह ये अपना ओन एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए फॉर्म कर सकते हैं। इनके अपने राइबोसोम्स होते हैं और जनरली ये अपने कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स भी फॉर्म करते हैं, हालांकि ज़्यादातर प्रोटीन सेल न्यूक्लियस द्वारा फॉर्म होते हैं। प्लास्टिड्स पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में अलग अलग प्रकार के। जो प्लास्टिड्स हैं वो एक्चुअली एनिमल सेल्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। इनमें से जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्लास्टिड्स हैं ग्रीनिश प्रकार के, जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। फिर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसे डिस्कवर किया था पॉटर और थॉमसन ने इंडिपेंडेंटली, और नेम दिया था इसे पॉटर ने। ये एक 3 डायमेंशनल इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स का, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में रन आउट करता है, और ये प्लाज्मा लेमा एज वेल एज न्यूक्लियर एनवलप के साथ कनेक्टेड रहता है। केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होता है। जनरली इसे 2 प्रकार में बांटते हैं, स्मूथ और रफ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते अटैच्ड, उसका फंक्शन होता है सिंथेसिस और स्टोरेज करना ग्लाइकोजन, फैट और स्टीरॉल्स का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे कई सारे राइबोसोम्स जो अटैच रहते हैं, और वहाँ पर जो है मेनली जो राइबोसोम्स हैं वो सिंथेसिस कर रहे हैं प्रोटीन्स का, और ये प्रोटीन्स फिर इस रफ ईआर की कैविटी में जो है एंटर करते हैं। बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है एक नेटवर्क है जो सेक्यूल, सिस्टर्नी और वेसिकल्स और वैक्यूल्स से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है।
ये मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्रीशन और कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसका नाम जो है इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी के नाम पर रखा गया है। इसकी जो शेप और साइज़ है वो फिक्स नहीं होती और फिजियोलॉजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है सेल की। जनरली इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। इसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम्स की, जिन्हें क्रिश्चियन डी डवे ने डिस्कवर किया था। लाइसोसोम्स जो होते हैं स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जिन सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड रहते हैं और इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है करीब 40 के करीब इनकी संख्या हो सकती है। इसमें से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो होते हैं सभी फॉस्फेटेजेस हैं, जैसे सल्फेटेज हैं, न्यूक्लियेजेस, लाइपेजेस एक्सेट्रा। ये सभी एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है एसिडिक मीडियम में यानी <7 pH पर ही फंक्शन कर पाते हैं। तो सेल में भी 4 प्रकार के लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडीज और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। लाइसोसोम्स को जनरली डिस्पोजल बैग्स भी बुलाया जाता है या रिसाइकलिंग सेंटर्स, क्योंकि ये जितने भी वर्न आउट ऑर्गेनल्स, ओल्ड ऑर्गेनल्स हैं या डिजीज पार्ट्स हैं ऑर्गेनल्स के, उनको जो है जनरली रिमूव करने का काम करते हैं। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में ये रोल्स प्ले करते हैं। साथ में ऑटोफेजी भी शो करते हैं, यानी अपनी ही बॉडी में जो कुछ पार्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट करना भी इनका फंक्शन होता है। इसके बाद बात करें तो परऑक्सीजोम्स जो हैं, जिनमें एंजाइम्स परऑक्साइड बायोसिंथेसिस के लिए पाए जाते हैं, ये भी पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में। और इनका जो फंक्शन होता है जनरली, जैसे मैंने बताया कि इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यूरेट ऑक्सीडेज है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, और ये जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ग्लाइऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं, जिनमें बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का और ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे जो है वो ये परफॉर्म करते हैं, और ये केवल प्लांट सेल्स में मिलते हैं। राइबोसोम्स जो है वो प्लांट और एनिमल सेल्स में मिलते हैं। रॉबिन्सन और ब्राउन ने इनको डिस्कवर किया था प्लांट सेल में, पैलेड ने डिस्कवर किया था एनिमल सेल में, और पैलेड ने ही इनको नाम दिया राइबोसोम। तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बुलाया जाता है, क्योंकि इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जनरली 80S राइबोसोम्स मिलते हैं, जिनके 2 सब यूनिट्स होते हैं, 60S और 40S। इसके अलावा कुछ माइक्रोफिलामेंट्स यानी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं एनिमल और प्लांट सेल्स में, यूकैरियोट्स में। ये या तो एक्टिन के बने हुए प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, या फिर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, हॉलो फिलामेंट्स जो कि नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, या फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि अनब्रांच्ड और हॉलो ट्यूब्यूल्स हैं प्रोटीन ट्यूबुलिन की बनी हुई। इसके अलावा फ्लैजेला और सीलिया, ये 2 अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। फ्लैजेला लॉन्गर होते हैं, इनकी नंबर जो है कम होता है। ये जनरली कई प्रोटिस्ट में, स्पर्मेटोजोआ में, एनिमल्स में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और सिलमट्रेट्स में या स्पॉन्जिस में देखने को मिलते हैं। सीलिया स्मॉलर होते हैं साइज में, लेकिन न्यूमरस होते हैं। तो किस सीलिया फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, सिमिलर पार्ट्स होते हैं उनमें, बेसल बॉडी, रूटलेट्स, बेसल प्लेट या शेफ्ट। जो बेसल बॉडी है उसे काइनेटोसोम, बेसल ग्रेन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट बुलाया जाता है। जो बेसल बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल के समान होता है, जिसमें ट्रिपलेट फिब्रिल्स पाए जाते हैं और सेंट्रल फिब्रिल एब्सेंट होता है। शेफ्ट जो होता है फ्लैजेलम या सीलियम की, उसमें जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो 9+2 स्ट्रक्चर कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है 11 स्टैंडर्ड भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो है 2 सेंट्रल सिंगलेट फाइबर्स होते हैं और साथ में जो है पेरिफेरल फिब्रिल्स भी पाए जाते हैं, जो कि 2 सब फाइबर्स के इंटर्न बने होते हैं। तो सीलिया फ्लैजेला लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और प्रोटिस्ट और एनिमल्स में
फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। सिलेंट्रेट्स में वो सर्कुलेट करते हैं फूड को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। लैंड एनिमल्स में फॉर एग्जांपल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया होते हैं वो एलिमिनेट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। इसके अलावा ओविडक्ट में, पैसेज ऑफ एग्स में, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की पैसेज में, किडनी में, ये हेल्प करते हैं। लास्ट में आपके सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स जनरली यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में सभी में पाए जाते हैं और इनका फंक्शन होता है डिवीजन के दौरान एस्टर पोल्स फॉर्म करना। साथ में ये सीलिया ऑफ लेजरा में बेसल बॉडी भी फॉर्म करते हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और ये जनरली लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। इसे रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले स्टडी किया था ऑर्किड रूट के सेल्स में। कुछ सेल्स में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है जबकि कुछ सेल्स में हो सकता है एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाए। जनरली ये सेंटर में पाया जाता है सेल के और इसकी शेप जो होती है जनरली राउंडेड होती है आउटलाइन में। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक न्यूक्लियर एनवलप पाई जाती है जो कि 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है जिनके बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है। न्यूक्लियर एनवलप में लार्ज नंबर ऑफ पोर्स या परफोरेशंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवलप है वो न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड कर रही है। न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है जो कि न्यूक्लियस को फिल कर रहा है। इसमें कई तरह के एंजाइम्स और न्यूक्लियोसाइड्स देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है एक नेटवर्क है फाइन फिब्रिल्स का जो कि एक तरह से क्रोमेटिन के लिए स्कैफोल्ड या स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना होता है जिसमें 2 प्रकार के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मिलते हैं, लेमिन ए और लेमिन बी। क्रोमेटिन की बात करें तो जो हेरिडिटरी कंपोनेंट है डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स उसी को हम क्रोमेटिन बुला रहे हैं यहाँ पर। जनरली ये जो है ओवरलैपिंग या कॉइल फाइबर्स की फॉर्म में मिलता है और नेटवर्क प्रोड्यूस करता है, इसे हम क्रोमेटिन रेटिकुलम बुलाते हैं। केवल डिवीज़न से पहले ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है ज़्यादातर पार्ट बना रहा है और ये लाइटली स्टेन्ड होता है जबकि हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन्ड रहता है। यूक्रोमेटिन जो है आपका एक्टिव जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में एक्टिव जीन्स प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियोलस जो है वो भी एक तरह से एक स्पेसिफिक रीजन पर क्रोमेटिन से अटैच रहता है और उस रीजन को हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। जनरली 1 से 4 न्यूक्लियोलाई एक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल क्रोमेटिन को कैरी कर रहा है, साथ में पूरे सेल मेटाबॉलिज्म को जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियोलस पार्ट में ही फॉर्म होते हैं न्यूक्लियस के और सेल ग्रोथ और मेंटेनेंस को भी ये डायरेक्ट करने का काम करता है।